आप लोग तैयार है? शुरू करें। देखिए, ऑफलाइन के दुनिया में दो ही एग्ज़ाम जो हुआ था, सीडीपी का हार्ड हुआ है 2014 का फरवरी वाला और सितंबर वाला। सबसे हार्ड कह सकते हैं सीडीपी का। तो चलिए भाई इसको करते हैं। आप लोग बना कर के आए हैं, जवाब दीजिएगा। प्रथम प्रश्न तो आ गया है और कहता है प्रश्न कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील कक्षा के प्रतिमान में बच्चे का सामाजिकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जाती है कि क्या अपेक्षा की जाती है? देखिए, कभी भी अगर आप सामाजिकरण की बात करते हैं तो एक समूह की बात हो जाता है। सामाजिकरण में क्या समूह भी आता है, ठीक है? तो यहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट में गलत क्या किया है कि वे समय नष्ट करने वाली। तो भाई ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मारिए जिसमें लिखा हो समय नष्ट करने वाला या और कुछ, तो आपका गलत होता है। स्लाइड में है क्या? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए तो। दूसरा नंबर है कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखे। देखिए, सबसे बेटर आपका होगा सामाजिक कौशल सीखना। प्रगतिशील कक्षा में ऊपर लिखा हुआ है सामाजिकरण का। सामाजिकरण में क्या होता है? तो उसमें जाता है समूह, ठीक है? उत्तर सबसे बेटर आपका बी वाला। आप कहेगा सर 3 नंबर क्यों नहीं हुआ? थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से, क्योंकि भाई वहाँ पे एग्जाम देने जाना है तो बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिखा है नियम विनियमों का अनुपालन तैयार करें, तो ये आपका गलत हो गया। और देखिए यहाँ पे लिखा है सब स्वीकार करें, चाहे उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, कि आप सब चीज़ स्वीकार कर लीजिएगा। कुछ ना कुछ विरोध होता है कि नहीं? तो सबसे बेटर उत्तर कौन सा जा रहा है इसमें? 2 नंबर। अब आ जाइए 3 पर, ये क्वेश्चन नंबर 2 पर। मजेदार प्रश्न और कहता है प्रश्न, एक सेकेंड। हाँ, निम्नलिखित में कौन सा वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? कौन सा हो जाएगा? देखिए, समाज में लोग एक दूसरे के परस्पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं एक दूसरे के परस्पर। तो वाइगोस्की की बात आता है तो सामाजिक संस्कृति होता ही है। लेकिन अगर सामाजिक संस्कृति नहीं रहे तो परस्पर रहेगा, अंतःक्रिया रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? पारस्परिक शिक्षण। आप कहेंगे सर सांस्कृतिक भी उन्हीं का है, लेकिन सांस्कृतिक तो ठीक है, लेकिन उसके साथ एक वर्ड का यूज कर दिया निरपेक्ष। सापेक्ष होना चाहिए, लिखा क्या है इसमें? निरपेक्ष, जिसके वजह से आपका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो गया। और डी में है कि अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, तो अंतर्दृष्टि का होता है थॉर्नडाइक साहब का होता है। तो इसमें सबसे बेटर कौन सा जाएगा? पारस्परिक वाला जाएगा। दिक्कत नहीं ना है? चलिए अगला प्रश्न है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा से कहती है कि सभी प्रकार के प्रदत्त कार्य असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य को पूरा करे। तो कोलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के किस ओर संकेत दे रहा है? देखिए, यहाँ पे आपका जो बच्चा है वह सभी प्रकार के असाइनमेंट का निर्माण इस प्रकार से किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। तो जब प्रत्येक विद्यार्थी सीख जा रहा है तो सीधी सी बात है, आपके माइंड में आया होगा कि भाई लग रहा है कि इसमें जो भी विद्यार्थी बैठा है सब तेज है, सबका उम्र क्या है? ज़्यादा है। तो भाई कोलबर्ग का सबसे लास्ट वाला एज कौन सा है? औपचारिक चरण, कानून और व्यवस्था मारेंगे, इससे बेटर कुछ नहीं। अगला है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकास करने का प्रयास कर रही है। अपने से वह विकास कर रही है क्या चीज का? देखिए यहाँ पे लिखा है स्वनियंत्रित व्यक्तित्व की भावना विकास करना।
तो इससे क्या होगा, स्वायत्तता का गुण विकसित कर रही है अपने अंदर का। क्या चीज का, स्वायत्तता का। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर देखिए कितना घटिया दिया है, ए में नियम के प्रति घृणा, और 3 में क्या गलत है, अखरपन। क्या है, अखरपन जो वर्ड है वो गलत है, और परिपक्वता जो वर्ड है वह वर्ड आपको एज से संबंधित होता है। तो खुद से कर रहा है तो स्वायत्तता विकसित कर रहा है। नेक्स्ट, कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। देखिए जॉन डीवी के अनुसार तो डायरेक्ट हम उत्तर पर आते हैं, क्योंकि जॉन डीवी साहब क्या बोले हैं प्रगतिशील शिक्षा के लिए, तो बोले हैं कि विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्या को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। इसके बाद कभी भी देगा कि कोई विद्यार्थी स्वयं ही अपनी समस्या को सुलझाने में सक्षम है, तो ये बात किसने कहा, जॉन डीवी। कोई विद्यार्थी स्वयं अपनी समस्या का समाधान निकाल ले रहा है, ये बात किसने कहा, जॉन डीवी। चलिए नेक्स्ट पाइए, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है, क्या है, तो भाषा अवबोधन से संबंध विकार माने भाषा में जो विकार होता है उसको अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं, अफेजिया। 4 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है भाषाघात हिंदी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में, एक सेकेंड, निम्नलिखित में कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी से संबंधित नहीं है। आलोचनात्मक बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित कौन सा नहीं है। देखिए फर्स्ट में बोला कि यह शोध आधारित नहीं है, बी बोला कि विशिष्ट बुद्धि विभिन्न बुद्धियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, और प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपना विशिष्ट प्रदर्शित करते हैं। बताएं कितना गलत बात बोला। जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो क्या एक क्षेत्र में करेगा, प्रत्येक क्षेत्र में। क्रिकेट दीजिए, क्रिकेट में भी छक्का मारेगा, खेल कोई भी खेल खिला लीजिए उस सब में आगे रहेगा, तो वह किसी विशेष क्षेत्र में आगे नहीं रहता है, सब क्षेत्र में आगे रहता है। नेगेटिव पूछ रहा था इसलिए उत्तर कौन सा होगा, 3 वाला। कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट है, कितने नंबर जाए, 8 नंबर। अरे हम ज्यादा भागे क्या। हाँ 8 नंबर है कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है, क्योंकि क्यों नहीं माना जा सकता है, क्योंकि विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ये बात सही बोला, लेकिन लिखा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में, माने कोई भी प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, उसके अभाव में क्या आप कोई चीज माप सकते हैं, नहीं माप सकते हैं। लिखा हुआ विशिष्ट प्रशिक्षण के अभाव में विभिन्न बुद्धि का मापन संभव नहीं है। बी बोला कि यह सभी 7 बुद्धियों का महत्व नहीं देता है, तो बात गलत हो गया। बहुबुद्धि के बारे में 7 को लेकर के चलेंगे, 8 बुद्धियां है टोटल। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन पर था, इसमें क्या गलत है, केवल अब्राहम मैस्लो के बारे में बोला। और डी में क्या गलत है, इसमें सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि की बात करता है ना, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो सबसे बेटर कौन सा होगा, ए पर जाएगा। नेक्स्ट है कि कक्षा में विद्यार्थी के वैयक्तिक विभेद लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापक को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। बी में बोला कि हानिकारक है, देखिए लाभकारी नहीं है, हानिकारक है, बात तो दोनों एक ही हुआ। लाभकारी नहीं है गलत हो गया। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, लिखा हुआ है कि व्यक्तिगत विभेद, माने आप लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, सब में अलग अलग विभेद है ना, क्या ये लाभकारी है कि नहीं है, तो फर्स्ट में क्या बोला है, तो ये गलत हुआ कि नहीं। अब बी में क्या बोला, हानिकारक है, ये भी गलत हो गया। बाकी क्यों पढ़ेंगे भाई, अनुपयुक्त माने क्या होता है, वो बेकार, तो ये भी आपका गलत हो गया।
क्या मानेंगे? व्यक्तिगत जो विभेद बैठा हुआ है, सब कोई अलग अलग बैठा हुआ है, ये लाभकारी है, क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को क्या करता है? प्रवृत्त करता है। ये सबसे बेटर आपका उत्तर 4 पर जाएगा। अगला है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, क्यों किया गया था बताए? बहुत मजेदार प्रश्न है, आज दिमाग लगाने वाला है। अगर आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी। पढ़िए प्रत्येक व्यक्ति। देखिए लिखा है विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि क्या हो? सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसलिए विद्यालय आधारित आकलन को शुरू किया गया। ठीक है? नहीं, यहाँ बोला विद्यालय आधारित, तो विद्यालय आधारित माने केवल विद्यालय वाला हो गया। आकलन इसलिए शुरू किया गया क्योंकि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उसके संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसलिए विद्यालय आधारित शुरू हुआ। ठीक है? और ए में क्या बोला कि राष्ट्र में विद्यालय शिक्षा संगठन बोर्ड की शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहा है, बोर्ड के शक्ति का विकेंद्रीकरण माने बांटने की बात हो गई। और बेहतर व्याख्या के लिए उन सभी गतिविधियों को नियमित अभिलेख के अध्यापक को भी प्रेरित करना। यहाँ पे व्याख्या गलत होता है। ठीक है? और डी में क्या गलत है? प्रतियोगिता द्वारा, ये जो वर्ड है ये आपका गलत है। तो सबसे बेटर कौन सा? 2। कभी भी आज के बाद आपके एग्जाम में पूछेगा कि विद्यालय आधारित आकलन क्यों शुरू किया गया? ताकि विद्यालय में जितने भी विद्यार्थी है उसके संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। यही वर्ड आएगा, संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। किस आकलन में आता है? तो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य विकल्प से संबंधित नहीं है? कौन नहीं है? देखिए फर्स्ट बोला कि प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना, किसी विषय पर विद्यार्थी की प्रतिक्रिया लेना, प्रश्नोत्तरी क्विज परिचालन करना, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। कौन सा नहीं है? अन्य विकल्प से संबंधित। देखिए जितने भी प्रश्न है सारे प्रश्न में प्रश्न की बात करता है, कर रहा है ना, लेकिन आपका डी वाला ऑप्शन में लिखा क्या? स्व आकलन कौशल को प्रतिमानित करना। ये आपका नेगेटिव प्रश्न पूछ रहा था। जैसे कि हम आपको बोले कि घर से सेट मार के आइएगा, ठीक है, हम आपको आंसर नहीं दिए, आप क्या किए कि सर हमारा 120 में 100 नंबर आया। अपने आकलन को क्या कर रही है? प्रतिमानित कर रहे हैं कि हाँ मेरा इतना नंबर आया, एकदम सही आया। तो ये बात गलत होता है। अपने आकलन को प्रतिमानित करना क्या होता है? गलत होता है। नेक्स्ट पढ़ाइए, ये क्या कहता है? मिलान करना है। ठीक है? इसमें बिंदु दिया हुआ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। फर्स्ट में बोला कि क्या आपने, फिर नीचे लिखा हुआ है विद्यार्थी को उनकी, इसके बाद पढ़िए, मूल्यांकन गणित की उपलब्धि के आधार पर वर्गीकृत करिएगा। बताइए क्या आप मूल्यांकन केवल गणित पर करिएगा? नहीं, सब पर करेंगे। तो बात गलत हुआ। फिर बोला बी ऑप्शन में कि पिछली रात दूरदर्शन पर दिखाए गए, और उसके बाद देना क्या? सृजनशील क्रिकेट में निर्णायक क्षण कौन सा था? तो बताइए हम आपको टीवी दिखा दिए, एक मैंने क्रिकेट दिखा दिया, पूछेंगे सबसे अच्छा क्षण कौन सा था? प्रत्येक व्यक्ति बता देगा। इसमें सृजन होगा? निर्माण कोई करेगा अपने से? नहीं करेगा। ये आपका गलत हो गया। फिर आइए जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन, तो अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ठीक है? तो ये आपके बच्चे के लिए नहीं है। अब आपका रहा निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों, अब पढ़िए, विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणाम पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त करता है? तो भाई इस पर आप दिमाग जरूर लगाइएगा। ठीक है? इसलिए सबसे बेटर आपका उत्तर जो जा रहा है वह कितने पर जा रहा है? 4 पर। अब आइए नेक्स्ट पर। कहता है कि निम्नलिखित में कौन सी सर्वाधिक प्रभावकारी विधि हो सकती है जो
आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित अभ्यर्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। तो बताइए आप कौन सा विधि अपनाइएगा जो वंचित अभ्यर्थी है उसकी भागीदारी सफल हो सके। 1 नंबर, बहुत अच्छा। आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को भी व्यक्त करें। माने टीचर का काम क्या है कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम आगे बढ़ सकते हो, माने उसको विश्वास दिलाइए। टीचर का काम है कि बच्चों को खाली विश्वास तो दिलाइए, वो हर चीज कर सकता है। नेपोलियन की बात हम बताते हैं, थोड़ा सा सुनिएगा, एक छोटा सा कहानी है। नेपोलियन जब चढ़ाई करने जा रहा था, नेपोलियन की बात सुनिएगा, एक छोटा सा कहानी। देखिए टीचर का काम, सबसे पहले क्वेश्चन के हिसाब से ही बोल रहे हैं हम, टीचर का काम है कि बच्चों को विश्वास दिलाना कि तुम कर सकते हो। उसी प्रकार से एक नेपोलियन था, राजा था, अपने सैनिकों को ले जा रहा था दूसरे देश पर चढ़ाई करने के लिए। बीच में एक पर्वत आ गया, बीच में एक पर्वत आया है ना, सैनिक सब जा रहा था, तो पर्वत इतना खतरनाक था कि उस पर कोई भी व्यक्ति चढ़ता था तो वह जिंदा नहीं लौटता था उस पर से, ठीक है। लेकिन जब सैनिक को ले गया तो सैनिक से पूछा कि सर वही पर्वतवा है क्या जिस पर कोई भी व्यक्ति आज तक चढ़ा नहीं है, और जो चढ़ा है वो मर गया है, जिंदा नहीं लौटा है। तो बोला कि नहीं 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 वो आगे है, और रियल में वही पर्वतवा था, लेकिन वो झूठ बोला कि ना ना वो आगे है। तो सारा सैनिक आराम से चढ़ा, कुछ सैनिक भाई ऊपर से गिर करके मर भी गए, पूरा खड़ा पर्वत था, ऊपर से गिर करके कुछ सैनिक मर गए, कुछ लोग पार कर, बहुत कम लोग मरा, बहुत लोग पार कर गया। पार करने के बाद नेपोलियन कहता है कि वही पर्वतवा है जिस पर लोग चढ़ता है तो जिंदा नहीं लौटता है। आधा से कम लोग को हम कहते हैं आधा से मर गए। बाप रे, हम उस पर्वत पर से लौट के आए, कितना का हार्ट अटैक आ गया है ना। तो देखिए उसको विश्वास दिलाइए कि तुम कर सकते हो तो कर सकते हो, झूठ बोल करके ही कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम यूपीएससी के एग्जाम निकाल सकते हो तो निकाल सकते हो भाई, कम से कम झूठो तो बोलिए, बच्चा कहीं निकाल दे क्या, ठीक तो भाई निकलता भी है। लेकिन सबसे पहले कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम को कभी भी खतरनाक नहीं कहिए, नहीं तो नहीं निकलेगा, ठीक है। अगला है 14 पर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विकासात्मक विकार उदाहरण नहीं है। विकासात्मक विकार जो है, फर्स्ट बोला कि आत्मविमोह है ना, ऑटिज्म बोलते हैं। विकासात्मक विकार उदाहरण नहीं है तो आत्मविमोह। दूसरा बोला प्रमस्तिष्क घात से होगा, पर अभिघात तनाव न्यून अवधान सक्रिय विकार। देखिए इसमें आत्मविमोह ऑटिज्म जो होता है वह क्या है, विकार है। प्रमस्तिष्क घात बोले तो पीछे जो माइंड है इसके पीछे कोई मार दे तो भी आपको विकार उत्पन्न हो जाएगा, पागल भी हो जाता है लोग पीछे मारने के बाद। और डी में है कि न्यून अवधान सक्रिय विकार, माने कोई भी एक चीज पर उसका दिमाग नहीं टिकता है, तो ये भी एक विकार है। लेकिन 3 नंबर ऑप्शन है, यह विकार नहीं है। तनाव जो है आपको आज है लेकिन कल नहीं रहेगा। क्या तनाव रोज रहता है क्या? कुछ कोई दिन है जिस दिन आप तनाव में रहते हैं, बाकी दिन आप काफी खुशी से रहते हैं, ठीक है। तो सबसे बेटर उत्तर कौन सा होगा? 3 नंबर जाएगा, क्योंकि ये तनाव कभी भी विकार के श्रेणी में नहीं आता है। कोई व्यक्ति यहाँ पे भी बैठा होगा, वो तनाव में होगा कि घरे जाना है, सब्जी ले जाना है, पत्नी बोली है ये करना है, और यहाँ पत्नी लोग जो बैठे हुए हैं, पति के पत्नी लोग है ना, वो लोग सोचते हैं घरे जाना है तो बर्तन मलना है ना, बर्तनवा छोड़ के आए हैं तो बर्तन मलना है, सब्जी बनाना है, और बड़ा गर्मियों है, कैसे बनेगा, ये मन में चलता होगा। तो इसके लिए तनाव होता है, तो कुछ दिन तनाव रहेगा, तो कुछ दिन तनाव नहीं रहेगा। 1-2 टमाटर लगा दीजिएगा तो और तनाव बढ़ जाएगा क्या। चलिए 15 पढ़ाइए। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीक, परिवर्तनीय जटिलता, सामग्री का स्वरूप। देखिए हम कितना बात बोले, कोमा दिया हुआ है। बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीक, वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीक, परिवर्तनीय जटिलता,
समग्र का सामग्री का स्वरूप, हम इस तरह से क्यों बोल रहे हैं जानते हैं? ये सब अलग अलग चीज है, अलग अलग को कहते हैं विभेदित। अलग अलग क्या कहते हैं? विभेदित। ऑप्शन में लिखा है विभेदित अनुदेशन, है कि नहीं? इसीलिए हम इस तरह को बार बार दोहराए हैं। इस प्रकार से बहुत सारा वर्ड दिया रहे कोमा कोमा दे करके, तो विभेद वाला मार्क के आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभाव प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? माने जो बच्चा यहाँ पे प्रतिभाशाली है उसके लिए क्या समुचित है, क्या उचित है, ये बताइए। नहीं, वे अन्य को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं। क्या कोई प्रभावशाली बच्चा किसी दूसरे को प्रभावशाली बना देगा? ये जरूरी नहीं है ना? वो तो सोचेगा, कोई कोई ऐसा बच्चा होता है वो सोचेगा कि हाँ भारत हमसे कोई तेज नहीं निकलेगा, क्या ये भी सोचता है, तो बताएगा ही नहीं। बी में है कि वे सदैव अन्य का नेतृत्व करते हैं। अच्छा हमको बताइए, क्या प्रतिभाशाली विद्यार्थी हमेशा किसी दूसरे का नेतृत्व करता है? बुड़बक करता है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब है, क्या IAS का एग्जाम दिए हैं? नहीं दिए हैं। देश चला रहे हैं कि नहीं चला रहे? ठीक है, तो ये सबका प्रतिभाशाली व्यक्ति नेतृत्व नहीं करता है। सी क्या बोला कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। क्या सही है? हाँ एकदम सही है। देखिए आप लोग को माइंड में बैठा होगा कि जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी है वह हमेशा फर्स्ट डिवीजन आएगा? नहीं, उसको भी संवेदना का शिकार होना पड़ता है। मान लीजिए आप एग्जाम देने गए, यहाँ पे खूब तेज बनते हैं, यहाँ पे आपका खूब सेट पे नंबर आ रहा है, एग्जाम देने गए एक दिन पहले आपका तबीयत खूब खराब हो गया, बुखार लग गया 104 105, वहाँ जाइएगा तो अक्षर में नहीं दिखाई देगा। तो आप भी भाई अपने संवेदना के कारण भाई फेल कर सकते हैं, निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो वही बात लिखा है कि अपनी उच्च स्तरीय संवेदना के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। माने जरूरी नहीं है कि तेज है तो हमेशा तेज ही रहेगा, वो भी फेल करेगा। चलिए 17 पर आ जाइए। कहता है विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। भाई समावेशन किस पर केंद्रित है? तो विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान का निर्माण करना, ये सही है। देखिए विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चा कौन कौन होता है? विकलांग बच्चा, वो क्या होता है? विशिष्ट श्रेणी का होता है। तो उसके लिए प्रावधान अधिक प्रावधान नहीं दीजिए, कम से कम तो दे सकते हैं ना। कम से कम यहाँ लिखा हुआ है सूक्ष्म, माने कम से कम उसको आगे तो बैठाइए उसको, क्या तो उसको या हो जाएगा कम से कम उसको कुछ न कुछ उसको प्रावधान दीजिए, ये होगा। अब बी में क्या है गलत? केवल निर्योग का। और बी सी में क्या गलत है? निर्योग की आवश्यकता को पूरा करना। भाई निर्योग को करेंगे, आप प्रतिभाशाली को नहीं करेंगे, वो फेल कर जाता है कभी कभी। और डी मारे हैं विद्यालय में निरीक्षण अभिभावक को की शैक्षणिक आवश्यकताओं पर। क्यों करेंगे अभिभावक को, निरीक्षण वाले को, है ना? ऐसे भी दूर भागे जाते हैं टीचर लोग निरीक्षण वाले से, है ना? हमारे स्कूल की बात है ना, सरकारी स्कूल की बात जानते हैं? उसमें शुक्रवार को फल बटाता है ना, शुक्रवार को फल या अंडा बटाता है ना। तो हमारे स्कूल में उस दिन क्या हुआ, केला बटाया सिंगापुरी। आयोरा पी के आया, बोला कि कांच केला खिला रहा है तू, हैं? बहुत गाली दे के गया सब टीचर को, कांच केला खिला रहा है। सिंगापुरी केला कभी भी हरा ही होता है। और कहा कि पियर नहीं है, हरा केला खिला रहा है तू। आप लोग वो जीवन में कभी पीला नहीं होगा, कुछ करिए पीला होगा, वो सिंगापुरी केला कभी नहीं होगा, हरा केला होता है। अब उसको क्या करिएगा भाई? इसलिए निरीक्षण अभिभावक को भाई दूर रहिए तो ठीक है, तो स्कूल में आया तो बहुत बड़ा हुड़दंग करेगा, है ना। चलिए अगला 19 पर आइए। यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्न श्रेणी पा रहा है, मतलब लगातार फेल कर रहा है, 18 पर है, छूट गया क्या? अच्छा 18 पर आइए। कहता है कि बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है? देखिए निसहायता मतलब होता है कि आप सिखा रहे हैं, अब बच्चों मन में ठान लिया कि ना हम ना सीखेंगे। जैसे कि ना कहता है कि हम ना सुधरेंगे। एक बार हम भी बोले थे अपने टीचर को
हमारा टीचर थे 10th क्लास में, हमेशा रोज मारता था हमको बेचारा। उसका मैंने उनका क्या था, अब देखिए गुरुजी है, वो कौन थे, वो सुरेंद्र सर, वो हाँ संस्कृत वाले। वो क्या करते थे, वर्क दिखाओ, राइटिंग दिखाओ, फेयर दिखाओ, 3 गो हुआ। उसके बाद सुनाओ, आप फेयर जो किया है वो दिखाओ, रफ भी दिखाओ, कम से कम 6 वर्क रेगुलर करो। एक दिन तो खूब करके गए, एक बार छूट गया, थोड़ा गए। उसके बाद से कहा कि ना आज के बाद से हम कहीं कुछ ना करेंगे। आज जब मारने हमको आया था कि इसके बाद से आपका कुछ हम वर्क नहीं करेंगे, हम ना सुधरेंगे, आप जितना मारना है मार लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, इसके बाद से हम तुमको नहीं मारेंगे। हम ठीक है नहीं मारिए। और उसके बाद से हम कभी नहीं पिटाते थे। और सबसे ज़्यादा नंबर संस्कृत में मेरा था, है ना। जब एग्जाम लिए वहीं पे तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरा आया था। और उस क्लास में एक लड़की थी, मुन्नी नाम था, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा दिखाती थी, हम कहीं नहीं पिटाती थी। हाँ कहीं नहीं पिटाती थी, हम रोज़ पिटाते थे भाई। और जब एग्जाम हुआ तो सबसे ज़्यादा नंबर मेरा था। हमें मेरा सबसे ज़्यादा नंबर था, समझ सकते हैं। अब मेरे साथ बैठ करके तब एग्जाम दिवाए, वो जो सर थे ना बगल में बैठ के चोरी ना करे, और सबसे ज़्यादा नंबर मेरा आया था। तो भाई ये वर्क से नहीं होता है, दिमाग में बैठाने से होता है। चलिए आइए, बहुत भाषण कर लिया, ऑनलाइन वाले भी भाई पक गए होंगे। बच्चे में सीखी गई निसहायता का कारण क्या है, आप तो मान दीजिएगा। हाँ, इस व्यवहार को अर्जित करना, हाँ इसी बात पर हम चर्चा कर रहे थे। इस व्यवहार को अपने मन में ठान लेना कि हम ना सुधरेंगे, हम सफल नहीं होंगे। तो आप कुछो कर लीजिए, कितनों घोड़ के पिया दीजिए, नहीं सीखेगा। उसी को कहते हैं निसहायता। समझ में आया, पूरा ठेठ में समझिए आज उदाहरण के साथ। अगला है, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार फेल कर रहा है, ठीक है, तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु क्या परामर्श दीजिएगा। हो कहेगा कि तुम्हारा बचवा हमेशा फेल कर जाता है, तुम्हारा बचवा पास नहीं करेगा कहियो, सबसे पहले तो मुंगली से मारेगा, कथी है तुम मास्टर क्या। तो क्या कारण है भाई, उसको क्या करिएगा, तो वे अध्यापक के घनिष्ठ संगति में कार्य करे। और उसको बुलाइए, उसके गार्जियन को बोलिए, किसको कहिएगा कि हमारे संगति में, या जो भी टीचर आए क्लास में उसके संगति में हमेशा काम करे, जो टीचर कहे वो करे, बस यही कहिएगा खाली। ये नहीं कहिएगा कि आपका बच्चा जो है कहियो पास नहीं करेगा, आगे कुछ ना करेगा। तो हो सकता है बादल उल्टा गरज जाए आप पर, क्या समझाने चले हैं और आप ही पे बरस जाए। क्योंकि भाई जब सरकारी विद्यालय में जाइएगा ना, बहुत सारा आपको चीज़ से बच के रखना होगा, गाँव से तो पूरा बच के ही रहना है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान को बाधित नहीं करता है। हाँ, अंतर्दृष्टि आपके समस्या समाधान को जीवन में कभी बाधित नहीं करेगा। आप अपने मन में ठान लीजिएगा, अंतर मन में, है ना, अंतर्दृष्टि बना लीजिएगा कि हाँ हम की बार पास कर जाएंगे, तो कोई भी समस्या आएगा उसका एकदम आसानी से आप समाधान कर सकते हैं। कोई भी बाधा आए, आपके जीवन में कोई बाधा आ ही नहीं सकता है यदि आपके पास अंतर्दृष्टि हो। बात समझे, माने कोई चीज़ का आपके पास नॉलेज है तो क्या बाधा होगा वो काम करने में। मान लीजिए आपको साइकिल चलाने आता है, तो साइकिल चलाना आपके लिए बाधा है, नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, कि एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ के साथ जोड़ते हुए बच्चे को सारांश लिखा रही है। माने जो पहले पढ़ा दिया एक टीचर, उसके जोड़ करके करेगी इसका सारांश लिखो, है ना, सिखा रही है लिखना। वह क्या कर रही है बताए। हाँ, स्व शैली विकसित कर रही है, क्योंकि भाई वो पहले पढ़ा दिया है। अब बोला क्या टीचर कि तुम खुद से उसका सारांश लिखो, तो उसकी स्व शैली होगा, जो सीखा होगा उसके माइंड में जो बैठा होगा ना, जो अंतर्दृष्टि प्राप्त किया होगा वही ना लिखेगा। उत्तर आपका 1 पर। बी में क्यों नहीं हुआ, न पढ़ने। सी में क्यों नहीं हुआ, पाठ वस्तु के महत्व को पुनर्बलित करे, केवल बुक वाले को पुनर्बलित कर रहा है। और डी में स्मरण करने के लिए प्रेरित करे कि तुम रट जाओ रट जाओ। रट जाएगा बच्चा, रटने वाला कभी भी पास नहीं करता है। नेक्स्ट, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है, एकदम दिमाग लगा के सीखना है। एक बच्चा है जो मातृभाषा सीख रहा है, लेकिन आप ही के साथ एक बच्चा बैठा है और वह क्या सीख रहा है, द्वितीय भाषा। क्या सीख रहा है, द्वितीय भाषा सीख रहा है। तो दोनों में किस प्रकार की त्रुटि आप देखिएगा, बताइए।
देखिए इसका ठेठ में आप लोग के उदाहरण समझिए। एक बच्चा आया विदेश से, आपके साथ बैठ करके मेरे ही क्लास में पढ़ रहा है। आप लोगों का भाषा हिंदी है, मेरा भी भाषा हिंदी है, लेकिन जो आया है वो अंग्रेज आया है, उसका भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या भाई किसका विकास ज़्यादा होगा? हिंदी वाला का, आपका होगा, ना कि अंग्रेजी वाला का, क्योंकि भाई मातृभाषा में जो पढ़ेगा उसका विकास ज़्यादा होगा। तो वही बात बोला है कि कोई बच्चा अपनी मातृभाषा में पढ़ रहा है, वही दूसरा बच्चा द्वितीय भाषा में पढ़ रहा है, तो उसमें विकास में क्या होगा? त्रुटि होगा। क्या होगा? विकासात्मक त्रुटि होगी। क्या होगी? त्रुटियाँ होगा, क्योंकि अंग्रेज आएगा तो हिंदी नहीं बोल पाएगा, कुछ समझेगा ही नहीं, चुपचाप मुंह देखेगा। अगला प्रश्न, अगला कहता है कि परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में किस प्रकार से संबंधित को स्पष्ट करता है? यदि देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, और आज के बाद अपने माइंड सुधार लीजिए अपने आप को। लिखा है कि परीक्षा में तनाव जो है निष्पत्ति को प्रभावित करता है, माने जब एग्जाम देते हैं ना उसको प्रभावित करता है। इसलिए तनाव में नहीं जाइएगा कि हमको बर्तन मलना है, ठीक है? तो तनाव ये स्पष्ट किससे करेगा बताए? हाँ, तनाव जो है वह संज्ञान पर प्रभावित करता है। तो ये आपका उत्तर 1 पर होगा। मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, और आपके घर वाले व्यक्ति का किसी पड़ोसी से लड़ाई हो गया और आपको सूचना मिल गया कि हाँ यहाँ मारपीट हो गया है ना, तो क्या आपका एग्जाम सही से बीतेगा? हो ही नहीं सकता कि आपका एग्जाम सही बीते, एकदम टेंशन बना रहता है, ठीक है? तो इसी को कहते हैं तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है एग्जाम में। और तनाव नहीं रखना, एकदम मजे से जाना है और यहाँ से कोई फेल करता ही नहीं है। अगला प्रश्न कि एक अध्यापक, सबसे हार्ड था आज का सेशन, लेकिन आपको बहुत इजी लगा होगा समझने में। कहता है, बारिश हो रही है क्या? क्या बात है, हमारे बात से बारिश होने लगा ना, खुश हो गया आज। चलिए आइएगा कि एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के बाद अनुकूल नहीं है। माने एक अध्यापक है, ये उसके पास एक बच्चा आया, वो दुर्घटना हुआ, उसके बाद में उसका जो माइंड जो स्थिति है, माइंड जो है ना उसका सही नहीं है, अनुकूल नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर होगा? आप क्या परामर्श दीजिएगा बच्चा को बताएं? हाँ, मान लीजिए एक एक्सीडेंट हुआ है, तो हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि कोमा में चला जाता है, तो वो व्यक्ति जब आता है तो उसको कोई कोई बात कब कब उसको माइंड में फोटो चलता है। ये चीज़ हमारे साथ बीता था, फिल्मों में देखे थे ना, ठीक है? वही बात उसको आप परामर्श दीजिएगा कि तुम याद करो, विचार करो, खोज करो कि तुम पहले पढ़ने में ऐसे थे, लेकिन अब तुम्हारा दुर्घटना के बाद ऐसे हो गया है, ठीक है? बस यही सलाह दीजिएगा आप उसको, माने उसको याद दिलाइए फिल्म वाला बात, है ना, कि तुम पहले हीरो थे, आप जीरो हो गया है ना? तो आपका उत्तर कौन सा होगा? 2 पर परामर्श दीजिए कि खोज करे, उसका माइंड सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आइए। अब देखिए अगला प्रश्न है कि एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार है, माने एक बहुत अच्छा एक्टर है, उच्च स्तरीय कलाकार है, कलाकार बनना चाहता है नहीं, क्या चाहता है? माने हीरो बनना चाहता है। मान लीजिए आप ही लोग फिल्म का हीरो बनना चाहते हैं, तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे कम प्रेरक होगा? बताइए सबसे कम प्रेरक कौन होगा? तो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। अच्छा बताइए, आपको हीरो बनना है, फिल्म में सिनेमा में काम करना है, तो आप राज्य स्तरीय खाली जीतिएगा का? पुरस्कार ला खाली एक्टिंग करिएगा, तब तो भाई आप अच्छा हीरो नहीं कहलाइएगा। जैसे कि एक एक्टर का हम नाम लेते हैं बॉलीवुड में, नाना पाटेकर, कभी भी पुरस्कार का मोहताज आदमी नहीं है, लेकिन उसका डायलॉग सुनिएगा बहुत प्रभावित करता है। एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, सुने हैं ना? एक सांस में बहुत लंबा लंबा डायलॉग बोल देता है। 100 में से 80 बेईमान, फिर भी देश हिंदुस्तान साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, बोलता है ना? तो भाई उच्च स्तरीय रंगमंच का कलाकार बनना है तो प्रतियोगिता जीतने के लिए केवल हम कलाकार नहीं करेंगे, केवल उसी के लिए हम प्रदर्शन नहीं करेंगे। नेक्स्ट पाइए,
अगला कहता है कि इनमें से कौन सा सिद्धांत या मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ये बात किसने कहा था? मैस्लो भाई बोले थे। देखिएगा, जीवन में कभी भी अगर आ जाए कि कोई बच्चा कठोर अभ्यास कर रहा है, किस लिए? तो अपना विकास के लिए, अपने बुद्धि को आगे बढ़ाने के लिए, तो कभी भी कठोर अभ्यास आ गया, मैस्लो भाई को मारेंगे। ठीक है, किसको मारेंगे? अब्राहम मैस्लो नाम है इनका, लिख लीजिएगा इसको, ऑनलाइन में लिखिएगा, यहीं पे नोट कर लीजिए, तो ऑनलाइन देखना नहीं पड़ेगा। यही ना काटते हैं आपने अरे हम सब समझते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है? अधिगम में कौन सहायक हो सकता है भाई? अच्छा बताइए, लिखा हुआ है फर्स्ट में, देखिए कितना गलत बात बोला है कि बच्चे को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षण की संख्या बढ़ा दीजिए, माने और एग्जाम ले लीजिए। अरे ऐसा ही एग्जाम से पकड़ आता लड़का से कि आज एग्जाम बा, तो ऐसा हुआ 10 को लड़का है तो 5 को हो जाएगा, होता है कि नहीं? तो परीक्षण की संख्या बढ़ाइए तो गलत हो गया। बी बोला कि अध्यापक द्वारा बच्चे की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना, ये तो ठीक है भाई, सहायता देगा तो भाई बच्चा तो हाँ सही खेले, ऐसा ही कर लेगा कुछ। सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 में बोला है क्या? टीके रहना, और 40 से 50 मिनट और समय दे दिए कि हाँ तुमसे नहीं बना है, लो 40 मिनट और लो, बनाओ बैठ के, तो ये सब बेकार होता है। सबसे बेटर उत्तर 2 पर। परिपक्व विद्यार्थी के बारे में बताएं, क्या है परिपक्व विद्यार्थी? देखिए, परिपक्व विद्यार्थी क्या करता है? अपने अध्ययन में कभी कभी भावना का शिकार हो जाता है, कभी कभी रोने लगता है। आप ही लोग कोई कहानी पढ़िएगा जो काफ़ी दर्दनाक कहानी हो किसी व्यक्ति के बारे में, और उसमें दुख के बारे में उस वक्त प्रकट किया गया हो, पढ़ करके आपके मन में क्या हो जाएगा? आप भी भावना का शिकार हो जाइएगा, रोने भी लगिएगा, क्योंकि राइटर ऐसे ऐसे कलम से ऐसे ऐसे वर्ड लिखते हैं कि आपको रुआ करके छोड़ेगा। होता है कि नहीं? खुद धनपत राय की बात हुआ है, मुंशी प्रेमचंद जब विद्यालय जाते थे तो वहाँ पे 1-2 दिन 3 दिन के बाद जाते थे विद्यालय, आ जा करके ऐसा बहाने मारते थे मास्टर के, मास्टर रो देता था कि हमारी माँ बीमार थी, है ना, सारा काम घर का हम ही करते थे, बर्तन बासन सब हम ही किए, तो यो माँ हमको बहुत मार मारी, ऐसा बात बोला कि मास्टर रोने लगता था, ऐसा बहाना। तो धनपत राय समझ सकते हैं मुंशी प्रेमचंद बचपन में कैसे थे, विद्यालय जाने से भागते थे, इतना महान राइटर। अगला प्रश्न, जो व्यक्ति जरूरी नहीं है स्कूल नहीं गया है ना वही कुछ किया है जीवन में, जो स्कूल गया है वो नहीं किया है। जैसे न्यूटन साहब स्कूल नहीं गए, सेब के बगान में बैठे थे तब ना गति का खेल हुआ भाई, स्कूल गए रहते तो नहीं होता। आज हम लोग नहीं पढ़ते, बेकार में पढ़ना पड़ता है। चलिए अब आइए, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया एक बच्चा, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। माने कोई को बच्चा आता है, बच्चा आपके सामने आया होगा अगर आप स्कूल में होंगे तो, कभी कभी देखते होगा उसका बाप मतारी टांग के सटका लेके ले आता है, लाता है कि नहीं? और खूब छटर फटर कर रहेगा, रो ही रहेगा, वह चिल्ला ही रहेगा। हमको तो देखने के लिए मिलता है हमेशा, है ना, चिल्लाते रहता है। और उसको बाप मतारी बैठाएगा, और जैसे ही उसका बाप मतारी जब स्कूल से जाने लगेगा और जोर जोर से चिल्लाने लगेगा, है ना। तो पूर्व में आया हुआ बच्चा क्या होता है? चिल्लाता है। लेकिन क्वेश्चन में बोला क्या है कि 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा अभी प्रेरणा विद्यालय में पहली बार जब जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता है। मैंने जब 2 साल बीत जाता है तब चिल्लाता नहीं है, वह क्या करता है? उसके कंधा गर्दन जो है पेशियां अकड़ जाता है और ऐसे टकर टकर देखता है कि सर जी पीट न दे बस, क्योंकि 2 साल हुआ है अभी। ठीक है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ है, जो चिल्लाया है, 2 साल के बाद में चिल्लाने नहीं, टकर टकर देख रहा है ताकि सर जी पीट न दे। तो ये जो परिवर्तन हुआ है किस प्रकार का परिवर्तन है बताएं? अलग अलग लोगों में विकास की भिन्न भिन्न रूप से होती है। अलग अलग माने व्यक्तियों में जो विकास होता है वह क्या होता है? अलग अलग होता है। बात सही है। सब बच्चा थोड़ी चिल्लाता है। कितना बच्चा तो भाई पढ़ने के लिए रोज तैयार रहता है, पहले ही तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भाई बताएं कौन सा कथन इसमें सही जा रहा है? अनुवांशिक बनावट व्यक्ति के परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मक रूप से प्रभावित होता है। बात सही है। देखिए इसमें अनुवांशिक भी लिखा हुआ है और परिवेश का भी लिखा हुआ है। अनुवांशिक बनावट जो होता है आपके माता पिता पर जाता है,
और परिवेश की गुणवत्ता की बात करें तो आप कहाँ से आते हैं? नागालैंड का ये नाक चपका चपका, नेपाल का ये नाक चिपका चिपका, लेकिन यहाँ अगर आते हैं पूरा इंडिया की बात करें तो यहाँ का एकदम खूब सुंदर सुंदर। आप थोड़ा सा चले जाइए अमेरिका की बात करें तो भूगोल भूगोल मिलेगा आदमी वहाँ अजीबो टाइप का। तो अनुवांशिक बनावट जो होता है परिवेश के गुणवत्ता पर भी निर्भर कुछ करता है। चलिए अगला 29 का और 29 का क्या दिया हुआ है? और थोड़ा सा इसको सुधार करिए। हाँ, पहले बच्चा चिल्लाता है, इसको सुधार करिए। उसके बाद 2 साल के बाद नहीं चिल्लाता है, कंधा, हाँ वही बच्चा है, उसका कंधा क्या होता है? अगर देखिए अगर अलग अलग बच्चा रहता तब हम सी मारते, थोड़ा सा हम इस पर मिस्टेक किए हैं, आंसर में मिस्टेक किए हैं, समझने में दिक्कत नहीं था। गर्दन दूसर का बारे में अकड़ जा रहा है तो विभेद एकीकरण के लक्षण होते हैं। विभेद माने बदलते रहना, है ना? एकीकरण के क्या होते हैं? एक लक्षण होते हैं। और आने वाला दिन में वो बच्चा अच्छा हो जाएगा, उसको डर नहीं लगेगा ना मास्टर से ना स्कूल आने से, 4 पढ़ ही जाएगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब आइए मैथ का। और मैथ की बात सबसे पहले 35 नंबर पर आइए। और मैथ में कहता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 उल्लेखित किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। या महत्वाकांक्षी से क्या तात्पर्य है? जीवन में कभी भी महत्वाकांक्षी की बात अगर कर दिया, समझिए इसका उत्तर बदल गया। जीवन में कभी भी देखिए या महत्वाकांक्षी हटा दे तो आपका उत्तर 1 पर जाएगा। अगर महत्वाकांक्षी लगा दे तो उच्च उद्देश्य एवं लक्ष्य की बात करेंगे हम। मतलब आपके लिए क्या ट्रिक बना कि कभी भी अगर महत्वाकांक्षी वर्ड आ जाए तो हम क्या मारेंगे? उच्च उद्देश्य या उच्च लक्ष्य मारेंगे। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा। महत्वाकांक्षी वर्ड लिख करके तीर के चिन्ह दे करके नोट कर लीजिएगा, उच्च उद्देश्य उच्च लक्ष्य। नेक्स्ट पा जाइए। नेक्स्ट कहता है 36 नंबर। हाँ, कक्षा 2 में सम संख्या विषम संख्या की संकल्पना का परिचय मूर्त वस्तुओं का दी गई संख्या के साथ युगल के क्रियाकलाप द्वारा किया गया। इसके पश्चात शिक्षिका ने छात्र को यह जांच करने के लिए कहा कि वे यह देखने की, क्या देखेगा भाई? युगल माने होता है जोड़ा, जोड़ा की बात हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? तो देखिए रंगों के डब्बे में क्रेनों की कुल संख्या सम अथवा विषम, क्योंकि क्वेश्चन में सम और क्या कर रहा है? विषम। तो हमारे भी ऑप्शन में सम अथवा विषम आया है फर्स्ट में, ठीक है। और इसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं है तो सबसे बेटर आपका उत्तर 1 भी जा रहा है। और बी, अच्छा इसमें कूट है क्या? 1-2 कर दिया है ना। चलिए सम संख्या विषम संख्या के बारे में हो रहा है ना। अच्छा बताइए, हम डायरेक्ट ट्रिक पर आते हैं, आपको एकदम इजी हो जाएगा ये प्रश्न। ये क्वेश्चन कहा सम संख्या विषम संख्या के बारे में, तो ये कौन सीखेगा? बच्चा सीखेगा। और बच्चा के लिए क्या सही जाता है? के लिए। ये ट्रिक याद रखिएगा, बच्चा वाला प्रश्न होता है के लिए, और के लिए सुपर हिट होता है, हिट नहीं सुपर हिट। के लिए मार के आइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अधिगम के लिए मूल्यांकन। चलिए अगला है, देखिए यह फिगर देखिए और इसका जवाब देना है। फिगर में क्या किया है? एगो बीच में 10 लिख दिया है, एक जगह 2 घटाया है, 4 घटाया है, 2 जोड़ा है, 1 घटाया है। मैंने कहीं घटाना है कहीं जोड़ना। क्या चीज में से घटाना है? 10। सब जितना दिया है चारों बगल का सब को घटाना है 10 में से। इस प्रकार का अभ्यास कराने का क्या उद्देश्य है? संकलन व्याकलन की कुशलता। संकलन माने जोड़ और व्याकलन माने घटाव, क्योंकि इसमें जोड़ भी था घटाव भी था। संकलन व्याकलन देखिए कितना इजी प्रश्न है, इतना बड़ा दिया है। चलिए अगर आपको आयत गिनने के लिए कहे तो अगर आयत गिनवा रहे बच्चे से तो किस प्रकार का शिक्षण रहेगा? जीवन में कभी भी कहेगा आयत ही गिनने के लिए नहीं, कहेगा कि त्रिभुज गिनिए कि इस फिगर में कितने त्रिभुज है। चाहे कोई भी चीज गिनने के लिए कहे, फिगर वाला ज्योमेट्री वाला, तो हमेशा उत्तर आपका जाएगा बोधगम्यता, माने उसका दिमाग चेक किया जाता है कि बच्चे के पास कितना नॉलेज है। क्योंकि आयत गिनने वाले में बहुत लोग कहेंगे 1 2 3 4 को इसमें आए थे, 3 आए थे, ठीक है। लेकिन गिनिएगा तो इसमें बहुत सारा आयत मिलेगा। इससे क्या होता है? बोध स्तर का पता चलता है कि कौन कितना दिमाग लगा रहा है। अगला है कि नीचे दिए गए क्रियाकलाप
3 के छात्रों की समस्या हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए क्या करिएगा। देखिए समस्या हल करने के लिए उसको तेज करना है, बच्चा को तेजा देना है कि बच्चा हमारा समस्या का हल फटाफट कर ले, तो क्या मारिएगा। कोई सामूहिक परियोजना प्रारंभिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार से विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, संस्कृति, शिक्षण, क्रियाकलाप, प्रतिभाशाली छात्र सब शामिल यही में कर दिए। खेल आ गया है और इससे बेटर कुछ नहीं, बाकी सारे ऑप्शन जो है वह केवल बुक वाला बात बोलना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है। आज का सेशन लगभग 1 घंटा चलेगा। सबसे पहले बताइए कि समझ में आ रहा है ना, एकदम दिमाग सही रखिएगा, एक्टिव रखिएगा, समझ में आएगा। और आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो हमको खूब आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कक्षा 3 में गुणन की इकाई का अनुमोदन मूल संकल्पना क्या है। माने आप कक्षा 3 में गए और आप क्या पढ़ा रहे हैं, गुणन के लिए, उसके लिए आप क्या करिएगा। हाँ, कभी भी गुणन को पढ़ाना है तो उसमें गुणन के गुणन धर्म, क्रय गुण और समूह गुण सब चीज बताइए उसको, इसमें सब चीज लिखा हुआ है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में एक फिक्स वाली बात बोला है कि 2 अंकीय संख्या का गुना सिखाइए। भाई 3 अंक का काहे नहीं सिखाएंगे, आपका दुश्मन है। ये बात क्या हुआ, गलत हुआ फर्स्ट वाला। बी में, सी में क्या गलत है, गुणन पर आधारित शब्द समस्या। भाई शब्द समस्या ही क्यों देंगे उसको, भाई 2 गुण 2 भी तो दे सकते हैं, अंक समस्या भी दे सकते हैं, ये भी गलत हुआ। 3 अंकीय वाला देख लीजिए, फिर से आ गया फिक्स वाली बात। तो इस प्रकार से फिक्स वाली बात कभी भी करें सीटेट में कभी सही नहीं जाता है फिक्स वाली बात। ठीक है, नेक्स्ट पाइए। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों को किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो यह क्या संकेत करता है। हाँ देखिए, टीचर बोल दिया कि 5 को भिन्न बनाओ, तो 5 को ना भाई फिक्स है, और जहाँ फिक्स है वहाँ क्या हो जाएगा, सोचने का स्तर निम्न हो जाएगा। 5 को सर जी कहला ना, है ना। आप कहेंगे 5 को फल का नाम बताओ, फटाफट पता देगा, आम, इमली सब लिख देगा फटाफट, तो निम्न स्तर हो जाता है। देखिए एक बच्चा है, 42 नंबर क्वेश्चन, और आप बोल रहे हैं कि रेखा लिखो PQ, अब बच्चा लिख रहा है रेखा बोले PQ रेखा लिखो, फिर बोले आप RS रेखा लिखो या मापो। बच्चा लिख रहा है क्या, AB। क्या लिख रहा है बच्चा, AB। आप बोले कि PQ, आप बोले RS, किसको नापो, बच्चा लिख दिया AB बराबर 5 सेंटीमीटर। क्या लिख दिया भाई, AB बोला था मास्टर, नहीं बोला था, तो उसके माइंड में क्या बैठ गया है, AB वाला भावना बैठ गया है। तो रेखाखंड का नाम AB लिखने का उसका आदत पड़ गया है। हम कर रहे हैं कुछ हो, आप कर रहे हैं कुछ हो, माने जो आपका आदत है वही। ठीक है, इसको कहते हैं आदत। जैसे कि हम कहते हैं कि रेगुलर लाइफ में रहना है और आपका आदत बन गया कि हम यही देख लेते हैं, क्या ये सब आदत है। नेक्स्ट प्रश्न कि शिक्षिका ने कक्षा 5 के समाचार पत्र वितरित करके छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट स्कोर पढ़ने के लिए कहा, है ना। इसके बाद छात्रों ने उसको स्कोर का दंडग्राफ खींचने के लिए कहा। वह प्रयास क्या कर रहा है, माने आप बच्चा को क्रिकेट दिखा दिए या बता दिए, आप बोले क्या कि उसका ये करो, लाइट आया ना, अच्छा, उसको बोले कि भाई स्कोर खींचो, दंड खींचो, तो क्या हो जाएगा, छात्रों के वास्तविक जीवन से आप काम करवा रहे हैं। मतलब कि आप रात्रि में क्रिकेट देख के आइए, इंडिया पाकिस्तान का मैच, और हम आपको बोलेंगे बताइए कौन कितना रन मारा, कौन कितना विकेट खींचा, तो इससे क्या होता है, उसका वास्तविक जीवन से हो जाता है, क्योंकि वो देखा है तो फटाफट बताएगा। चलिए नेक्स्ट पाइए। देखिए एक बच्चा है, हम आपको बताएंगे बहुत मजेदार तरीका से। 44 नंबर कहता है कि वो मुंबई में क्या कर दिया बच्चा, 336 को मुंबई में कर दिया बस स्टॉप, और देखिए दिल्ली में क्या कर दिया, 336 लिखा, अब बगल में 127 कर दिया, माने 336 से क्या है दिल्ली में 127 को क्या है ज़्यादा है। तो बच्चा तो बहुत तेज है,
क्योंकि बांट बांट के लिखा है। तो क्या कर रहा है ये प्रदर्शन रिपोर्ट क्या दीजिएगा, छात्र समस्या समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है ताकि समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसा करने लायक है। क्या प्रशंसा है कि नहीं, मुंबई में अलग कर दिया, अब मुंबई में छाट के दिल्ली में कुछ अलग बढ़ा दिया, ये प्रशंसा करने वाली बात है कि बच्चा जानना है कि मुंबई से इतना ज़्यादा है। अगला प्रश्न है कि आप नीचे दिए गए पढ़ने के लिए कहे, देखिए नीचे लिखा हुआ है 306 408, लेकिन बच्चा पढ़ रहा है दो गो लेटर, जैसे कि 4008 4010, माने एक बच्चा है जो दो गो संख्या पढ़ने का उसका क्या हो गया है, आदत पड़ गया है, तो उसको क्या दिक्कत हो रहा है, हाँ उसको स्थानीय मान की समझ नहीं आ रहा है, जिसके वजह से वो दो को रट गया है। स्थानीय मान की समझ को उसको हम पढ़ाएंगे सबसे बेटर। नेक्स्ट कहता है कि कक्षा 4 के लिए समय मूल्यांकन का प्रचलन होगा, क्या होगा, क्या होगा, हाँ 2 नंबर अंकीय घड़ी सदृश घड़ी पर समय बढ़ना, आधा घंटा अधिक लंबाई चौड़ाई, एम पीएम की संकल्पना, मिनट सेकेंड संबंध, सारा ऑप्शन इसी में समाहित है। आज जब आपको समझ में कुछ ना है ना तो भाई डेंग नाप के आंसर मार दीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी केवल भरा हुआ है क्या, ओ हाँ ये भी बात है, तीनों जगह केवल है, ये बात पकड़े आप लोग, हम तो। चलिए अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति। देखिए जीवन में कभी कहे लंबा आकृति बनाइए तो एगो है लंबा, एगो चिन्ह पार दिए, एगो और चिन्ह पार दीजिए, तो लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। मतलब कि एक संकल्पना पर दूसरा का संकल्पना खींच दीजिएगा तो लंबा होगा कि नहीं। मान लीजिए हम आपको कहे कि बताओ महाभारत के बारे में बताओ, अब महाभारत बताते बताते आप रामायणों में घुस गए, ये क्या हो गया, एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना घुसा देना लंबा आकृति कहलाता है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 5 और 3 पर विचार करिए, अब 5 + 3 को आप लोग बना के बताइए कि मुक्त उत्तर वाला प्रश्न कौन सा होगा। हाँ कोई वाला मानेंगे, जीवन में कभी भी मुक्त उत्तर की बात करें उसमें कोई लगा रहता है और नहीं लगा रहे तो ऐसा ऑप्शन मारिए जिसका उत्तर अनेक हो, हजारों हो, हजारों नहीं होता है अनेक ज़्यादा हो, 1 से अधिक 2 से अधिक, ठीक है। तो ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका योग क्या है 8 है, 7 + 1 6 + 2 5 + 3 4 4 है ना, इस प्रकार से बहुत हो जाएगा, इसका लगभग 8-7-8 हो जाएगा। अच्छा फरहान ने विद्यालय में पुस्तकालय में जाने पर पाया कि एक सेकेंड कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तक नष्ट हो गई है, ठीक है, 20 पुस्तक का पता ही नहीं है और 219 पुस्तक अलमारी में है और 132 पुस्तक बच्चे पढ़ने के लिए दिया गया है। पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें थी। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न आप करवा रहे हैं तो मूल को पढ़ा जा सकता है, क्या मतलब हो रहा है, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना सिखा रहे हैं क्योंकि नष्ट हो गया है, कुछ ले गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यही सबसे बेटर उत्तर मानिएगा तो बेटर होगा। आप कितने पर जाए, खत्म हुआ टोटल पेडा, चलिए ये और बचा है नहीं, टोटल खत्म है, कल इसी का भाग चलेगा पर्यावरण का और अच्छे से किया जाएगा इसको। आज के लिए इतना ही, सबसे लॉन्ग सेशन आज रहा, लगभग 53 मिनट चल रहा है और क्लास कैसा लगा है कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति का कमेंट हम देखेंगे, हाँ कमेंट में, अभी नहीं।